तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल हाई स्कूल टॉपर्स में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम मस्त हो गए, एकदम मजे में हो गए। लेकिन मजे में रहते रहते कभी कभार तुमको याद भी आ जाता होगा कि इस साल तो मेरा बोर्ड एग्जाम है, जिसकी तुम्हें हो जाती होगी थोड़ी बहुत टेंशन ना, हो जाती है ना। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए ही तो मैं आया हूं ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। वैसे तो ये हमारा साइंस का 9 चैप्टर है, लेकिन हम जानते हैं साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसमें से फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर हमारा ये है, और ये जो है हमारे पूरे सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से फोड़ डालें, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आए तो तुमसे छूट के ना जाए बच्चों। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को जल्दी से, देर ना करते हुए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है प्रकाश। कहने का मतलब कि चैप्टर का नाम क्या था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब भाई प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानना चाहते हो, लेकिन प्रकाश को नहीं जानोगे तो काम कैसे चलेगा मुन्ना। तो उसी के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, प्रकाश को जानते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब बहुत आसान भाषा में लिखा है बच्चों, लेकिन एक बार मैं तुम्हें और अच्छे से समझा देता हूं। कहने का मतलब सबसे पहली बात कि प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक, ऊर्जा जिसकी सहायता से हम कोई काम कर सकें। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, ठीक। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास की हर एक चीज को देख पा रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर अंधेरे कमरे में तुम्हें छोड़ दिया जाए तो कुछ देख पाते हो, नहीं ना देख पाते हो। लेकिन वहीं पर एक स्विच जलाया, पूरा कमरा जगमगा गया, सब कुछ हमें दिखाई देने लगता है। क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि अब कमरे में जो है वो क्या आ चुका है, प्रकाश आ चुका है। तो प्रकाश की वजह से हम हर एक चीज को देख सकते हैं। लेकिन भाई बहुत कमाल का इंसान है हमारा प्रकाश, उसकी सहायता से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकाश को ही देख नहीं पाते हैं। कहने का मतलब तुम इसकी सहायता से जो चाहो वो देख सकते हो, लेकिन कभी इस प्रकाश को ही नहीं देख सकते। तुमको लग रहा होगा अरे सर ये क्या बता रहे हैं, कैसे कह दिए कि हम लाइट को नहीं देख पाते। अभी मेरे कमरे में लाइट जल रही है तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि हाँ लाइट है, जल रही, सफेद सफेद चमक रहा है। तो बेटा वो ऐसा है ना कि वो उसका प्लास्टिक तुम्हें चमकता हुआ दिखाई दे रहा, प्रकाश खुद नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब कि जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की, तुम मुझे देख रहे हो, तो उस कैमरे और मेरे बीच में भी तो बहुत सारा प्रकाश है ना, तभी तो मैं दिखाई दे रहा हूं। लेकिन तुम्हें इसके बीच में रियलिटी में कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब ऐसा ही होता है, प्रकाश जो है अगर एक भाई खुले में ही कहीं निकल जाओ दिन के टाइम, तो सूरज की रोशनी हर जगह है, तो सूरज की रोशनी तुम्हें दिख तो रही, चमक है, उसकी वजह से सब कुछ रहा है। लेकिन क्या सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो वही कहने की बात है कि प्रकाश जो होती है वो सबसे पहली बात एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और इसकी सहायता से हम अपने आसपास की हर एक चीज को देख सकते हैं, लेकिन स्वयं इसको ही नहीं देख सकते हैं। अब उसके आगे क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, या फिर वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसके लिए मैं तुम्हारा एक सुंदर सा चित्र भी बनाया हूं, उसके थ्रू समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले देख सकते हो ये एक बालिका है हमारी सुंदर सी, ये क्या कर रहा है, ये इस पेड़ को देख रही है, सामने एक हरा भरा पेड़ है, ठीक। तो ये रहे हमारे सूरज चाचू। ये कौन है, सूरज चाचू। तन है, सम नहीं है, ठीक बच्चों, थोड़ा गलती वलती माफ करना, भाई हूं तुम्हारा, समझा करो, हो जाता है कभी कभार, इंसान हूं मैं भी। देखो सबसे पहले ये हमारे सूरज चाचू, इनसे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब इनसे निकलने वाला प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, आ रहा है, इस पेड़ पर पड़ रहा है। इस पेड़ से टकराकर ये प्रकाश कहां जा रहा है, इन महिला की आंखों में जा रहा है, तब जाके इन्हें ये पेड़ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये पेन है, ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, यहां पर जो आसपास लाइट जल रही है, वो जो लाइट है वो इस पेन पर पड़ रही है, इस पेन से इस पेन पर पड़ने के बाद मेरी आंखों में जा रही, तो मुझे दिखाई दे रहा है। और तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है कि इस पे लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद टकराकर इस कैमरे में जा रही है, जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और उस कैमरे से के थ्रू तुम्हारे फोन में जा रही है, और फिर फोन की लाइट जो है वो तुम्हारे आंखों तक पहुंच रही है, तब जाके तुम्हें वो पेन दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब बीच में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए ना, इसलिए थोड़ा टफ हो गया कि कैमरा, लाइट और मोबाइल फोन की लाइट, तो तब हो गया। सरल भाषा में समझू तो ऐसा सोचो कि ये मेरी जगह तुम हो, तुम इस पेन को देख रहे हो, तो कहीं से भाई कमरे में लाइट बहुत जगह जल रही है, उस पर लाइट पड़ रही है इस पेन पे, और इस पेन से लाइट टकरा कर मेरी आंखों में जा रहा है, तब जाके मुझे ये पेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, हाँ बच्चों,
तो देखो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश। चलो जान लिया कि प्रकाश है कौन, समझ लिया। अब जानते हैं भाई कि एक अच्छा इंसान है या बुरा, यानी कि इसके गुण कैसे। हर एक इंसान के गुण ना होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। अब बात अलग है कि हमारे तुम्हारे थोड़े ज्यादा बुरे हैं, ठीक है, मजाक की बात है वैसे, ठीक है। तो प्रकाश के गुण जो है वो क्या है? सबसे पहली बात कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। सबसे पहली बात ये समझो कि ये गमन क्या है, लग रहा होगा नया नया वर्ड है। तो ये गमन का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति। गति को सरल भाषा में बोलूं तो चलना, यानी कि और आसानी से समझना है तो गमन की जगह क्या पढ़ लो, इसको चलना। तो चलो ऐसे पढ़ के देखते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यानी कि प्रकाश जो है उसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई चीज है या नहीं है, प्रकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हर जगह जा सकता है। यहां तक कि जहां पर कुछ नहीं होता, जिसे हम निर्वात बोलते हैं, वहां पर भी जा सकता है, जिसे हम स्पेस भी बोलते हैं। भाई जो हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष, जहां पे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उसी जगह को स्पेस बोलते हैं ना। तो उस स्पेस में कुछ नहीं होता, नथिंग, ठीक। लेकिन जो प्रकाश है वो कुछ नहीं जहां पर है वहां पर भी आसानी से चल लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। चलो इसको तुम्हें एक आसान से उदाहरण समझाता हूं। मान लो ये जो दफ्ती लगी है, ये तुम्हारी दूसरी दफ्ती लगी हुई है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर तुमने एक छेद कर दिया, दूसरा छेद इस दस्ती पे यहां पे कर दिया। अब यहां पर अगर बल्ब जलाओगे, यहां पर अगर बल्ब जलाओगे तो इससे रोशनी निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस छेद से होके ऐसे जाएगी, यहां पर टकरा के रुक जाएगी। क्या तुम यहां पर अपनी प्यारी प्यारी आंखों को लगा के देखोगे? अरे रे 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 रे, थोड़ा गलत ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, अब जब तुम यहां पर अपनी प्यारी प्यारी आंखों को लगाकर देखोगे, तुम्हें क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं, अंधेरा दिखाई देगा, सामने की दफ्ती दिखाई देगी, थोड़ी बहुत इस बल्ब की रोशनी के कारण। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लाइट जो है उसको खाली सीधा चलना आता है, वो इधर उधर नाचना, इधर उधर जाना नहीं जानती, वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर सामने कुछ है तो वो उसी से टकरा के रुक जाएगी, परावर्तित हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो अपने रास्ते से इधर उधर मुड़ के नहीं जाती कि सोचो कि भाई ये सामने दफ्ती लगी है, भाई सामने दफ्ती लगी है तो मैं इधर से क्यों जाऊं, मैं तो ऐसे घूम के जाऊंगी, सामने वाले की आंखों में इतनी सुंदर है, ऐसे चली जाती हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश जो है वो हमेशा कैसी रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। अब आगे क्या है बच्चों? अगला है हमारा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अब ये क्या हो गया भैया? तो ये कुछ ऐसा कहने का मतलब है कि पारदर्शी चीज होती जिसके आर पार लाइट चली जा रही है, और अपारदर्शी चीज जिसके आर पार लाइट नहीं जा रही है। अब जैसे अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो यहां पर बच्चों, छोड़ो नहीं है, तो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जैसे आप एक तरफ इस पन्नी को देख सकते हैं, एक तरफ इस रिमोट को देख सकते हैं। इस पन्नी के आर पार यहां पर लाइट की वजह से तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई सफेद सफेद पन्नी पड़ी है, उसको उठाओ, उसके आर पार देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। कहने का मतलब ये जो पन्नी है ये हमारी पारदर्शी है, इसके आर पार हम देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये जो रिमोट है, क्या तुम्हें इसके पार कुछ दिखाई दे रहा है? इसके पीछे मैं खड़ा हूं, अगर मैं इसको सामने ला दूं, इसके पीछे मैं हूं, क्या मेरे शरीर का वो, मेरे चेहरे का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो इस रिमोट के पीछे? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज है पारदर्शी जिसके आर पार लाइट चला जा रहा है, और वहीं पर एक है अपारदर्शी जिसके आर पार लाइट नहीं जा पा रहा है। तो अब किसी चीज के पार लाइट जाएगा तो हमें क्या होगा भाई? किसी चीज के पार लाइट चला गया तो हम उसके पार की चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अगर जिस चीज के पार लाइट नहीं जा पाता तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो यही तो लिखा है ना, जो मैंने तुम्हें आसान भाषा में समझा दिया कि प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, तभी तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। और वहीं पर जो अपारदर्शी माध्यम है वो उससे प्रकाश नहीं गुजर सकता, तभी हम उसके आर पार नहीं देख पाते हैं। अब अगली चीज है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, देखने में खूब अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा है, लग रहा डरावना सा कुछ न, पावर के फॉर्म में लिख गया है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसे सरल भाषा में समझाऊं तब तुम इसकी असली पावर समझ पाओगे, प्रकाश कितना तेज है। तो चलो समझते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले 3 लिख दो, 3 लिखने के बाद करो कि 10⁸ लगी है, तो समझदार तो तुम लोग हो, जानते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 के बाद 8 जीरो लगा देंगे, पहला लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और एक 8वां, और उसके बाद मीटर प्रति सेकंड में लिखा है, लिख देते हैं।
अब पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि इसको मैं सरल भाषा में लिखूं तो ये लिखा है 30 करोड़, ओ 1 मिनट, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। यानी सबसे पहले इसको देखो, प्रकाश की जो चाल है वो कुछ इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो जो है 1 सेकंड बीतता है ना, तो उतनी देर में जो प्रकाश है वो 30 करोड़ किलोमीटर दूर चला जाता है। कितना चला जाता है? 30 करोड़ किलोमीटर दूर। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा डरावना, इतना ज्यादा खतरनाक है। और यही जो इसकी स्पीड होती है वो इसको हमारे ब्रह्मांड की सबसे फास्ट चीज बनाती है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो चीज सबसे ज्यादा तेज है उसका नाम क्या है? प्रकाश भाई साहब। ये प्रकाश भाई साहब जो है वो हमारे ब्रह्मांड के सबसे फास्टेस्ट चीज है। इनसे ज्यादा तेज चीज आज तक ना तो ढूंढी गई है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ना कोई चीज इतनी फास्ट हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? गलती हो गया, गलती से। चलो, हाँ, अगला क्या है? अगला है हमारा स्रोत कितने तरीके का होता है। अब देखो, बेसिक तरीका है कि हम किसी भी चीज को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। भाई सोना भी आता है, ज्वेलरी आती है। आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है ना, तो वो कैसे होता है? आर्टिफिशियल मतलब कि जो इंसान बनाया हो, देखने वाली खाली ज्वेलरी, जो इंसान अपने सामान वामान से मिला के बनाया हो इधर उधर से, तो उसे आर्टिफिशियल वाला बोलते हैं। नेचुरल वाला क्या होता है? मम्मी से पूछोगे पता चलेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है, जिसे नहीं मालूम वो पूछेगा, जरूर पूछना, और फिर पूछ के आना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना क्या बताया मम्मी ने। ठीक है, तो प्राकृतिक यानी कि जो हमें भगवान ने पहले से बना के दिया, जो हमारे नेचर में पहले से प्रेजेंट है, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक। जैसे कि हम, तुम, हर एक जानवर जो है वो प्राकृतिक है, भगवान ने बनाया, हमने, किसी ने नहीं बनाया है। ठीक, अब उसके बाद कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, जो इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग से बनाया, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम। अब स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है एक ऐसी चीज, प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो एक ऐसी चीज जिससे हमें लाइट मिल सके, जैसे बल्ब लाइट, मोमबत्ती, लेजर लाइट, अलग अलग तरीके की चीजें होती है जिससे हमें क्या मिल सके? लाइट मिल सके, उसे क्या कहा जाता है? स्रोत बोला जाता है। तो अब यही तरीके कि हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या, यानी कि एक ऐसी लाइट का सोर्स जो हमें भगवान ने बना के दिया, जैसे कि सूरज, तारे, जुगनू, ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये हमारे पास पहले से थे, भगवान ने हमें बना के दिए। और वहीं पर जो इंसानों द्वारा बनाया गया सोर्स है जिससे हमें लाइट मिल रही है, उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम स्रोत बोला जाता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन, सबने बनाया है। चलो यहां से तुमसे मैं एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ही पूछता हूं कि विद्युत बल्ब जो है वो कृत्रिम स्रोत है, यानी इंसान ने बनाया है, तो ऐसा वो कौन सा इंसान है जिसने विद्युत बल्ब बनाया था? पहला इंसान कौन था जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है बच्चों, मैं जरूर चेक करूंगा। ठीक है, हाँ, अब यहां पर देख भी सकते हो मैं अलग अलग बनाया हूं। ये महिला है जो कि मशाल लेके खड़ी है, और वो मशाल जो है उसमें आग जल रही, यानी कि ये एक प्राकृतिक स्रोत हो गया। वहीं पर ये हमारे चंदा मामा है जो कि एक प्राकृतिक स्रोत है। और वहीं पर देखोगे तो ये है बल्ब, भाई इंसानों ने बनाया है। इसी का तुम्हें जवाब देना है, किस इंसान ने बनाया है। और ये रहा हमारा जुगनू, देख सकते हो प्यारा सा है, चमक रहा है रात में, कितना सुंदर लग रहा है पेड़ पे बैठा हुआ। इसे भी किसने बनाया? भाई इसे भगवान ने बना के दिया, यानी कि एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कि नहीं? अगर समझ आ गया है तो तुरंत कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ भाई अभी तक जितना पढ़ा है सब कुछ क्लियर है। ठीक है बच्चों, हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण। क्या है बच्चों? प्रकाश किरण। अब ये किरण देख के ही कितने लोगों के मन में लड्डू फूटा है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, फूट रहा है ना। लेकिन ये वो किरण नहीं है जिसके लिए तुम मन में लड्डू फोड़ रहे हो। ये है हमारी प्रकाश किरण, तो इसको जानो क्योंकि ये पेपर में आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होता है? कहने का मतलब मैंने बताया कि प्रकाश जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इसी को नहीं देख सकते, यानी कि इनविजिबल इंसान, इनविजिबल मैन टाइप। तो अब कोई चीज इनविजिबल है, तुम उसके बारे में पढ़ रहे हो तो क्या बहुत आसान है, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते कि भाई कैसा होगा, तो उसके बारे में जानना मुश्किल ना होता है, तो उसी तरीके इसको भी जानना मुश्किल था। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, तुम्हारे लिए काम आसान कर लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए, सबके लिए एक काम आसान कर दिया कि प्रकाश का रास्ता बता दिया कि हाँ लाइट ऐसे जाती है। ये तो हमें मालूम है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में गति करती है, और जब सरल रेखा में गति करती है तो उसके कारण भाई चलना तो सीधे ही है। अब जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक,
ये बल्ब था, इससे लाइट निकलेगी, बाहर ही ना जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी, इधर इधर ऐसे ऐसे फैल जाएगी चारों तरफ, माहौल में एकदम रोशनी रोशनी जुगमू जुगमू हो जाएगा माहौल हमारा। ठीक, तो चारों तरफ फैल जाएगी, तो हमें मालूम है जाना तो सीधा ही है। अब सीधे जिधर की तरफ जा रहे उधर की तरफ तीर बना दो, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या हो गया, हमारा प्रकाश का रास्ता हो गया। तो वही कहने का मतलब है, किसी पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि जिस रास्ते में वो चलती है, उस रास्ते को अगर तुम लाइन से बना के दिखा दो कुछ इस प्रकार, तो उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है प्रकाश किरण। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं कि हाँ लाइट ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर आ रही है, अलग अलग तरफ जा रही है। और सबसे जरूरी इसमें ये होता है कि देखो, अब यहां से ये चैप्टर से हमारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम भाई प्रकाश के ही हम बनाएंगे, प्रकाश किरण बनाएंगे। तो जब प्रकाश किरण बनाओगे तो एक चीज हमेशा याद रखना कि एरो जरूर बनाना। क्या बनाना बच्चों, एरो जरूर बनाना। एरो से ये होता है कि भाई कहने का मतलब सिर्फ तुम ऐसे बना के चले आओगे तो पता चल रहा है लाइट किधर आ रही किधर जा रही, कुछ नहीं पता चल रहा। तो एग्जामिनर को जब समझ में नहीं आएगा लाइट किधर आ रही है किधर जा रही, तो वो क्या कर सकता है, तुम्हारे नंबर काट सकता है। तो अगर नंबर कटवाने से बचवाना है, भाई कटवाने से सबको बचवाना रहता है, तुम्हें भी बचना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमेशा तीर बना के आना। ठीक है बच्चों, आ गया आ गया, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्यों भाई सबको इंतजार था, मुझे भी इंतजार था। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो थे इस चैप्टर के बेसिक्स, वो हमें आगे काम आएंगे। इस चैप्टर में क्या समझना है उसको समझाने में मदद करेंगे। लेकिन अब जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक स्टार्ट हो रहे तुम्हारे। क्या है भाई, सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये तो चैप्टर का नाम ही था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, क्या होता है। बचपन में एक काम तो सबने किया होगा कि जब ठंडी का सीजन रहता है तो धूप लेने जाते हैं छत पे ना बच्चों, सब जाते, तुम भी जाते होगे। तो जाते हो तो क्या करते हो, नहा वहा के जब इंसान निकलता है तो तुरंत क्या करता है कि बैठ जाता है वहीं, भाई नहा के निकले पहले सारा जुगाड़ बना लेते हैं, कंघी, शीशा, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लाली, बिंदी और कपड़ा वपड़ा सब ले लेते हैं, सब वहीं धूप में रख देते हैं और फिर नहा के जाते हैं। मतलब कि देखो, नहाए गए वहां पे बैठे, अब वहीं पर बाल वाल झाड़ के हम शीशा रख देते हैं, शीशा रख देते हैं कुछ देर वहां पे जब बैठे रहते हैं धूप लेने के लिए। तो शीशे पे क्या होता है, अगर एक सही तरीके से शीशा रखा हो तो सूरज चमक रहा है, सूरज से लाइट पड़ती शीशे पे और फिर वो लाइट पड़ के तुम्हारे कहीं अगर अंधेरे जगह पे जाती जहां पर थोड़ा डार्क हो, तुम्हें एक चमक दिखाई देती है। अब उस चमक को देख के तुम्हें क्या होता है, खेलना सूझता है। तुम क्या करते हो, उसकी लाइट को इधर उधर इधर उधर करने लगते हो कि देखते हो हाँ देखो मैं लाइट इधर कर सकता हूँ, जहां पे अंधेरा रहेगा मैं वहां लाइट ला सकता हूँ। बहुत मजा आता है इस चीज में, हमने भी किया है आपने भी किया होगा। तो जो भी किया है रिलेटेबल लग रहा होगा थोड़ा। तो होता यह है कि तुमने ये अनजाने अनजाने में जो खेल खेला वही था प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि देख सकते हो ये बच्ची यहाँ पे शीशा लेके खड़ी है, ये हमारे वही सूरज चाचू चमक रहे हैं, इनसे लाइट निकल रही है, इस लड़की ने जो शीशा लिया है उस पर पड़ रही और टकरा के फिर किसी दूसरे तरफ मुड़ के चली जा रही है। यही जो हुआ, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद चली गई। इसी घटना को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब अगर परिभाषा हम पढ़े तो क्या लिखा हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर, चिकने परावर्तक, अब शीशा क्या है भाई, खूब चिकना है, खूब परावर्तक यानी खूब लाइट पलट पलट के भेज देता है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह उसी माध्यम से पुनः मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आती है। यानी कि जहां से आई है, जिस तरफ से आई है उसी माध्यम में। यानी कहने का मतलब, मान लो शीशे के पीछे कोई और है, मान लो शीशा तुम्हारा रखा है किसी लकड़ी के ऊपर, पीछे तो दूसरा माध्यम हो जाएगा ना लकड़ी, लेकिन ये हवा की तरफ से आई थी तो हवा की तरफ ही मुड़ के चली जाती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद पलट के चली गई, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, वरना अगर कहीं पर भी इसमें तुम्हें डाउट रह गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बताए ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते, कभी कभार पूछ लेगा कि प्रकाश का परावर्तन बताओ, तो नहीं समझ आएगा तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए भाई तुम्हारा भाई, बड़ा भाई खड़ा है यहाँ पे, तो अगर कहीं पे भी दिक्कत आई हो तो मेरे को तुरंत बताओ भाई। मेरा इंस्टाग्राम है,
और टेलीग्राम है, सबका लिंक मैं दे दूंगा बायो में तुम्हें, और क्या नाम है वो डिस्क्रिप्शन में। तो अगर तुम्हें डाउट रह जाता जो है तो तुम कमेंट कर दो, जो है तो मेरे को डायरेक्ट डीएम कर दो। अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट रहेगा तो मैं उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो शॉर्ट के फॉर्म में तुम्हें समझाऊंगा। अगर उसमें भी नहीं आता तो मैं एक लॉन्ग वीडियो फिर से तुम्हारे लिए बनाने को तैयार हूं यार, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो लेकिन डाउट नहीं रखना है मन में, बस इतना, हमेशा सच बोलना है, ठीक है। हाँ, देखो अब अगला आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम कितने होते हैं भैया? देख सकते हैं, एक ये नियम, एक ये नियम, कुल मिला के 2 नियम, चिंटू मिंटू वाले। देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। होता ये कुछ इस प्रकार है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। यानी कहने का मतलब, अच्छा पहले डायग्राम देखो, नियम समझने से पहले या नियम लिखोगे पेपर में उसके पहले डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। ये है तुम्हारा शीशा, ठीक। इस शीशे पे लाइट आ रही है, आ रही है, टकराई, इस पॉइंट पर टकराई, टकराने के बाद इधर मुड़ के चली गई। तो जो आने वाली लाइट है उसे बोला जाता है आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट पलट के गई है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और अगर जैसे समझो कि ये यहां पर ये शीशा है तुम्हारा, इस शीशे पे लाइट पड़ रही होगी, ठीक, इस शीशे पे लाइट पड़ रही होगी और टकरा के ऐसे चली जा रही होगी। तो जिस पॉइंट पर लाइट हमारी टकराई है उस पॉइंट पर मैं ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच दूं, एक सीधी सीधी रेखा खींच दूं, उस रेखा को बोला जाता है नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। क्या बोला जाता है बच्चों? अभिलंब बोला जाता है, ठीक। और अभिलंब खींचा क्यों गया? बिना मतलब को कोई काम थोड़ी करेंगे। तो इसके होने का मतलब ये है कि हम इसका कोण एक बार आपतित किरण के साथ निकाल सकते हैं और एक बार परावर्तित किरण के साथ निकाल सकते हैं। इधर वाले को बोलते हैं आपतन कोण, इधर वाले को बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, ठीक है। इसको लिखते हैं स्मॉल आई से, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से। तो यहां पर देख सकते हो कि स्मॉल आई जो है वो हमेशा स्मॉल आर के यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब जितने ज्यादा एंगल पे लाइट आएगी उतने ही ज्यादा पे जाएगी। या फिर बोला जाए तो अगर 60 डिग्री पे लाइट आ रही है तो 60 डिग्री पे ही परावर्तित होकर जाएगी, ना तो ज्यादा ना तो कम। अगर आप किसी भी कोण को बढ़ाते हो यानी कि आपतित कोण का मान अगर आप किसी तरीके से बढ़ाते हो तो उससे क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण का भी मान बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर मैं तुम्हें इसे समझिए, आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं दर्पण। दर्पण, मिरर, मिरर तो जानते होगे। दर्पण जिसे ना मालूम हो उसे मिरर मालूम होगा, और जैसे मिरर तो सभी को मालूम रहता है, जिसपे हम घर में भाई शादी में जाते हैं, बाल झाड़ के जाते हैं लड़के, लड़कियां थोड़ा सा मेकअप करके जाती हैं। ऑफेंड मत होइएगा गर्ल्स, बस मजाक के लिए है। नहीं, बड़े भैया मजाक नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। देखो सबसे पहले दर्पण क्या होता है कि ऐसी चिकनी एवं चमकदार सतह जो उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को वापस लौटा देती है, दर्पण कहलाती। कहने का मतलब एक शीशा लो, ठीक, शीशा लो, शीशा कहने का मतलब ये यही दर्पण वाला शीशा नहीं, शीशा का मतलब मेरा कांच लो। एक कांच लो, कांच के क्या कर सकते हो तुम? आर पार देख सकते हो, देख सकते हो। उसे थोड़ी शीशा कहोगे, उसे थोड़ी दर्पण कहोगे। उसमें क्या करो, एक साइड किसी चमकदार चीज से पॉलिश कर दो। अब वो चमकदार चीज क्या होती है? जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्लास है, इसके पीछे लो तुमने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया। अब ये जो पॉलिश है वो तुम किससे करोगे? या तो मरकरी से करोगे या तो सिल्वर से करोगे। ये दोनों बहुत खतरनाक चमकने वाली चीज है। इससे जब तुम पॉलिश कर दोगे और अब तुम उस कांच को देखोगे, अब तुम्हें उसमें क्या दिखाई देगा? तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब जितना भी प्रकाश पड़ेगा वो उस पड़ने वाले प्रकाश को क्या करेगा? तुम्हारे तरफ परावर्तित कर देगा। यानी कहने का मतलब एक ऐसी चीज जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरीके से या आज ज्यादातर उसका भाग क्या कर देता है? लौटाकर वापस भेज देता है। तो उस चीज को ही क्या कहा जाता है? दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो, ये भाई जैसा मैंने बताया कि
ये महिला भी तैयार होने के लिए क्या कर रही है, दर्पण का उपयोग कर रही हैं। घर में देखे होगे नॉर्मल शीशे रखे होते हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो। कभी ये देखा है किसी ने, जिसने देखा सभी लोग बताइएगा। ये क्या होता है कि कहीं अगर तुम देखोगे कोई एक बड़ी सी पार्किंग है मॉल वगैरह की, तो वहां पर ये जरूर लगा होता है पीछे का, मतलब कि जब हम पार्किंग करते हैं तो कार हमें उल्टी करके लगानी पड़ती है ना, तो उस केस में पीछे का व्यू देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इस तरीके के दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आगे है दर्पण के प्रकार। क्या है बच्चों, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है देख सकते हो। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। अब उसमें भी गोलीय दर्पण दो और प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अच्छा, सबसे पहले समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण हमारा होता है, भाई तुम्हारे लिए सारी तैयारी करके आए हैं, एकदम अच्छे से सारी डेफिनेशन लिख के लाए हैं, कोई कंजूसी नहीं की है, फुल टाइम दे के बनाया, खूब मेहनत किया तुम्हारे लिए। भाई इतनी मेहनत की है, तुम्हारा भी भाई हक है। खूब मेहनत की है भाई तुम्हारे लिए, किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की है। तो भाई एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कमेंट, और अपने ऐसे ही दोस्तों को शेयर कर दो भाई, उनका भी भला हो जाएगा। अभी तक सो रहे होंगे, गर्मी की छुट्टी बीतेगी तो पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें बता दो भाई बोर्ड एग्जाम जो है वो इसी साल है, और सिलेबस हमारा इतना आसान नहीं है कि हम उसको अचानक से गर्मी की छुट्टी बीतेगी तो हमारे पास कहीं से दिमाग आएगा कंप्लीट कर लें। उनको भी शेयर कर दो यार, उन्हें भी जगाओ, कह दो पढ़ो, अभी से ही पढ़ो, तभी पास हो पाओगे, नहीं तो हर्ष भैया के साथ के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, देखो, हाँ, 1 मिनट देना बच्चों। यार, क्या हो गया इसको। देखो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरी तरह से समतल होता है, यानी कि तुम्हें यह छूने से पता चलेगा, आकार के बेसिस पे होता है। कहने का मतलब जो शीशा तुम अगर टच करोगे एकदम प्लेन बराबर मिले, सपाट मिले तुम्हें छूने में, उस तरीके के दर्पण को क्या कहा जाता है, तुम्हारा समतल दर्पण कहा जाता है। ऐसे वाला एक कांच लोगे सीधा सीधा, इसके साइड एक पॉलिश कर दोगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इसका उपयोग हम घरों में करते हैं, वॉशरूम्स वगैरह में, भाई मुंह वगैरह धुलने के बाद अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारा समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा समतल दर्पण के गुण, जैसे कि प्रकाश के गुण कुछ गुण होते हैं, वैसे ही हमारे समतल दर्पण के भी कुछ गुण होते हैं, और ये जो गुण है वो अच्छे से याद रखना, क्यों, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इन गुण के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, जो हमारा समतल दर्पण है उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा कहने का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे प्रतिबिंब होता है, भाई इमेज बनती है, हम शीशे से देखते हैं किसी भी चीज को तो हमारी क्या बनती है, उसमें इमेज बनती है। अब ये जो इमेज होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। दोनों में फर्क बस इतना सा होता है, ये दर्पण के अंदर बनता है और ये दर्पण के बाहर। ठीक है, सरल भाषा में अगर तुम्हें बताऊं तो दोनों में बस इतना ही फर्क होता है। और अगर बुक वगैरह में पढ़ोगे तो तुम्हें लिखेगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे क्या किया जा सकता है, उसे हम पर्दे पे ले सकते हैं। अब भाई पर्दे पे कैसे ले सकते हो, पर्दे पे इसीलिए ना ले सकते हो क्योंकि वो दर्पण के बाहर बनता है, दर्पण के बाहर ही तुम अपना कहीं एक सरफेस स्क्रीन फेस लगा पाओगे, मतलब किसी भी चीज को लगा पाओगे जिसपे तुम उसकी इमेज को ले सको, इसीलिए कहा जाता है कि उसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमेशा बाहर बनता है। और वहीं पर अगर शीशे के अंदर कोई इमेज बन रही, भाई तुम घर में शीशा देखते हो, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं अगर अभी, तो ये शीशा है मेरे पास, ये शीशा है, ये अगर मैं इसमें देखूं अपनी शक्ल, तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें जो मेरी फोटो बन रही है वो कहां पर बन रही है, भाई तुम्हें भी अगर दिखाई दे रहा है
तो इसमें जो तुम्हारी फोटो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? भाई अपने घर का शीशा उठाओ और देखो तो उसमें तुम्हारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही? दर्पण के अंदर ही ना बन रही। अब अंदर तुम स्क्रीन लगा के थोड़ी उसका इमेज ले लोगे, तो इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, और वहीं पर जो इससे वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि वास्तविक और आभासी क्या होता है। अब भाई मैंने अभी जस्ट तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाया कि इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर बनता है, तो अंदर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा बनता है। कहने का मतलब तुम ऐसे तो नहीं दिखते, तुम्हारा सर ऊपर पैर नीचे कुछ इस प्रकार दिखते हो क्या? नहीं, सीधे दिखते हैं। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़े दिखाई देते हो शीशे में। वही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती। कहने का मतलब तुम अगर दर्पण में शीशे, बड़ा सा शीशे के आगे खड़े हो, अब अगर तुम उसमें जितना आगे जाओगे तुम्हारी जो इमेज है वो भी इतनी आगे आएगी, और वहीं पर तुम शीशे से जितना पीछे जाओगे तुम्हारी इमेज भी उतनी पीछे चली जाती है। यानी कहने का मतलब हम शीशे से जितनी दूर होंगे हमारा जो इमेज बनेगा वो भी उतनी ही ज्यादा दूर बनेगा। अब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस चीज को तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे समझा दिया कि इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको कभी भी किसी भी पर्दे पर किसी भी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। और इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी लैटरल इन्वर्जन होता है। कहने का मतलब कभी मैं बचपन में एक बार क्या कर रहा था बताऊं, तो मैं एक बार गलती से शीशे के सामने बैठ के पढ़ने लगा था। अब मैं लिख रहा था कुछ, तो मेरा ध्यान कुछ देर बाद शीशे पे गया। मैंने देखा कि लिखते टाइम मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ, जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ी थी वो मेरा उल्टा हाथ था। मेरे को लगा मैं तो आज तक सीधे हाथ से लिखता था, ये आज मैं कैसे लिखने लगा उल्टे हाथ से। तुम्हारे साथ भी कभी होगा सीधे हाथ से कोई चीज पकड़ के, जब बचपन में सीधे हाथ से पकड़ कोई चीज शीशे के आगे खड़े हुए होगे, लगा होगा ये उल्टे हाथ में कैसे चला गया। तो वो उल्टे हाथ में नहीं जाता, वो सीधे हाथ में ही रहता है। बस फर्क ये होता है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है उस पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सर ऊपर पैर नीचे तो वाला उल्टा नहीं होता, लेकिन हाँ लेफ्ट टू राइट उल्टा जरूर होता है। कहने का मतलब उसके अंदर बनने वाला प्रतिबिंब में जो भी होगा वो जो लेफ्ट साइड चीज होगी वो राइट में दिखाई देगी, और जो राइट में होगी वो तुम्हें लेफ्ट में दिखाई देगी। जैसे कहने का मतलब अगर ये एक शीशा है, समतल दर्पण है, ठीक, इसके सामने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, ये आर बना हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस प्रकार तुम्हें बना हुआ दिखाई देगा। लेफ्ट टू राइट उल्टा हो जाएगा, इसी लेफ्ट टू राइट उल्टे होने को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि हमारी जो आधी से ज्यादा जनता है वो हमारे वीडियो को देखती तो जरूर है, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, भाई देख लो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे तुम्हारे जितने दोस्तों को तुमने शेयर किया वो भी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे भी कह दो भाई सब्सक्राइब कर दो, हमारे बड़े भैया तुम्हारे भी बड़े भैया हैं। ठीक है बच्चों, एक मेरा इतना सा काम कर देना, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ लगातार। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने पढ़ा कि समतल दर्पण होता है, दूसरे प्रकार का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? गोलीय दर्पण होता है। तो अब गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो मैंने बताया सब शेप के आधार पर होता है, जो छूने में एकदम बराबर बराबर ऐसा दिखे, जैसे कि मान लो ये वाला है तुम्हारा, जो छूने में बिल्कुल स्क्रीन के जैसा बराबर दिखे वो समतल दर्पण। और वहीं पर जो दर्पण छूने में तुम्हें गोला गोला टाइप लगे, ठीक, जो छूने में थोड़ा उभरा उभरा लगे या दबा दबा लगे, यानी छूने से पता चले कुछ गोल टाइप है, उस तरीके के दर्पण को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसमें भी ये लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, यानी छूने में गोल गोल महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो तुम्हें कहां दिखाई देगा? ये वही दर्पण होगा जो पार्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया ना कि पार्किंग में लगा रहता है बैक व्यू देखने के लिए, तो वो भी गोलीय दर्पण होता है। जब उसको छुओगे तो वो गोल जैसा उभरा रहता है। और वहीं पर जो हमारे कार में साइड में शीशा लगा रहता है जिससे हम पीछे की चीजों को देखते हैं, जिसे हम बैक व्यू मिरर भी कहते हैं, उसमें भी गोलीय दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। हाँ, चलो यहां पर अब सोच रहे हो कि खाली खाली कैसे आ गया, तो खाली खाली कुछ ऐसे आ गया कि यहां पर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कुछ। क्या समझाने वाला हूं? देखो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं गोली दर्पण बनता कैसे है। तो होता कुछ ऐसा है कि कांच का एक खोखला गोला होता है, यानी कांच की एक अंदर से खाली बॉल टाइप की मान लो, ठीक, ये उसका सेंटर हो जाएगा।
अब इसको अगर मैं ऐसे कट कर लूं, एक साइड से, इधर से भी कट कर सकता हूं, तो मान लो दोनों साइड से मैंने कट कर लिया, तो अब इससे मेरे पास ऐसे दो ठो कटोरी जैसे शेप आ जाएंगे। ऐसे दो ठो कटोरी आ जाएगी, पीछे पीछे फुल्की खाने वाली कटोरी ऐसे बराबर में छोटी छोटी, ये कटोरी आ जाएगी। तो इस कटोरी में देखा जाए तो इस तरीके का जो गोला शेप तुम्हारे पास तैयार होगा। यहां पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, भाई दो कटोरी इसीलिए तैयार की है, दो ऑप्शन के लिए। पहला, देखो यहां पर इसे हम बोलेंगे अंदर वाला सतह, ये क्या है, ये गोले के अंदर की तरफ थी, इसे बोलेंगे बाहरी सतह। क्या बोलेंगे, इसे बाहरी सतह बोलेंगे, और इसे अंदर की सतह बोलेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन ये है कि मैं पहले वाले पे क्या करूं, बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं। क्या कर दूं, बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं। तो अब भाई शीशे को कभी तुम पॉलिश वाले साइड से थोड़ी देखोगे, शीशा देखने के लिए पीछे से देखते हो क्या, कुछ दिखाई देगा नहीं ना, दिखाई देगा। तो यानी कि हम शीशे को हमेशा आगे से देखेंगे, और जिधर से देखेंगे उसी साइड को क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ। क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ। अब जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी कि अगर मैं पहले ऑप्शन से क्या करूं, बाहर पॉलिश कर दूं और अंदर की तरफ से हम उसको देखें, उसमें चेहरा देखें, तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और वहीं पर इसमें ठीक उसी का उल्टा करूं, यहां पर क्या करूं कि अंदर की तरफ मैं पॉलिश कर दूं, और शीशे को देखने के लिए मैं कौन सी साइड उपयोग करूं, बाहर वाली। तो अब इसे क्या कहा जाएगा, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे बढ़े, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं किनारे हो जा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, आगे चल के बच्चों को उत्तल अवतल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तुम्हें ना रहे इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, चलो। अब यहां पर देख सकते हो कि हमने डेफिनेशन भी लिखी है। अवतल सबसे पहले क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोली दर्पण के केंद्र की ओर घुसा हुआ है, यानी कि इधर से ना लाइट पड़ेगी। अब ये इसका गोला किधर कंप्लीट होगा, ऐसे इधर की तरफ कंप्लीट होगा, गोला इधर तो केंद्र भी इधर, भाई जिधर गोला उधर ही ना केंद्र। तो यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, अंदर की ओर, उसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो दूसरा वाला है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसका गोला किधर कंप्लीट होगा, इसका गोला इधर की तरफ कंप्लीट होगा। ओ बीच में पेन चेंज हो गया, फैशन हो गया। हाँ, इसका गोला इधर होगा, गोला इधर, तो इसका केंद्र भी इधर। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ, यानी गोले के बाहर की ओर होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, इधर, यानी बाहर की ओर उठा हुआ, गोले के बाहर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या होता है, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। होता क्या है, पहले हम देखो बताते चलता हूं कि सबसे पहली परिभाषा होती है पोल। पोल क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, सभी लोग कमेंट में नाम बताइए इसका, ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। अब होता यह है कि ये तुम्हारा दर्पण है, इसका एक मिड पॉइंट होगा। जैसे मैंने बताया कि दर्पण को समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है, हाथ से ऐसे बना लो। ये दर्पण है, इस दर्पण का एक ठीक मिड पॉइंट ना होगा जहां से हर तरफ से इसकी दूरी बराबर होगी। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, ध्रुव कहा जाता है। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, और इसे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता यह है कि हमें मालूम है गोली दर्पण जो है वो किससे कट के बना रहता है, खोखले गोले से, कांच के। इस कांच के खोखले गोले का मैंने बताया भाई गोला है तो केंद्र भी होगा, तो इस गोले के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। यहां पर भी यही लिखा है, जिस गोले का छोटा भाग काटकर गोली दर्पण बनाया जाता है,
उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब भाई सरल सी बात है, ये रहा हमारा गोली दर्पण, इसका ये रहा केंद्र। अब जहां पे केंद्र है वहां पे त्रिज्या कैसे छूट सकती है, तो यानी कि यहां पर था तुम्हारा ध्रुव, ये था केंद्र। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। भाई सरल सी बात है हमारे लिए कि केंद्र है तो त्रिज्या होगी ही होगी। तो उसी तरीके जिस गोले का हम केंद्र की बात की, उस गोले की त्रिज्या ही हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं बच्चों, यहां गलती हो गई थोड़ी सी, इसे किससे लिखा जाता है, कैपिटल आर से लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष होता यह है कि ये रहा हमारा दर्पण, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा इसका केंद्र। तो एक ऐसी लाइन जो इनको सीधे मिलाए और ऐसे सीधे सीधे चली जाए, ठीक, एक ऐसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए सीधी चली जाए, उसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस लाइन को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और ये एक लाइन है, इसको डिनोट करने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब इसको जरा ध्यान से समझना, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है काफी, ध्यान से समझना। इस बार मैं दर्पण चेंज कर रहा हूं। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, कमेंट में इसका नाम भी बताओ। ये दूसरा वाला है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। भाई गोला इधर तो केंद्र इधर ना हो जाएगा, और ये वाली लाइन को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, ये होता है। अब होता कुछ ऐसे है कि अगर हम एक ऐसी प्रकाश किरण भेजें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, समांतर कहने का मतलब एकदम मुख्य अक्ष के बराबर बराबर पटरी बना के चल रही हो, उस लाइन को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइन। ठीक, तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो भाई यहां पर शीशे से टकराई, शीशे से टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन। अब जब परावर्तन होगा तो वो किधर आएगी, मुख्य अक्ष की तरफ आएगी। कहां पर आएगी, मुख्य अक्ष की तरफ आएगी। तो अब ये जिस पॉइंट पर मुख्य अक्ष को काटेगी उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बच्चों, फोकस कहा जाता है। कहने का मतलब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होगी, बराबर बराबर में आ रही होगी, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, या कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है दूसरे वाले दर्पण में हमारा केंद्र इधर होता है, ध्रुव इधर होता है, और लाइट जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो इधर ना आके ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि वो मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई या आती हुई नजर आती है, लगता है, भाई हमेशा होता नहीं है, हमें कभी कभार क्या होता है कि हाँ लगता है कि उस बिंदु से आ रही होगी, तो जिस बिंदु से फैलती हुई या आती हुई नजर आती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अच्छा चलो, तुम्हें लग रहा होगा इसे फोकस क्यों कहा जाता है, ये भी बताता हूं। तो इसको फोकस इसलिए कहा जाता है, कहने का मतलब अगर एक लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो ऐसे, दूसरी भेज दो तो ये भी यहीं से जाएगी, तीसरी भेज दो तो भी ये यहीं से जाएगी, चौथी भेज दो तो भी ये यहीं से जाएगी। यानी कि सब लाइट एक जगह पे इकट्ठा हो रही, इसे ही तो फोकस लाइट बोलते हैं ना, जो शादी वगैरह में लगी रहती है, वही बताया कपिल शर्मा शो में लगी रहती है। क्या होता है, लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। यानी कि सारी लाइट एक साथ यहीं पे इकट्ठा होती है, और इस वाले में एक जगह से ऐसे लगता है कि यहीं से फैल रही होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, यानी कहा जाए तो ये क्या करता है, सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, अलग अलग जगह से आने वाली लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण। क्या बोला जाता है, ओ एक मिनट, इसे कहा जाता है, हाँ इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग जगह से आने वाली लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और वहीं पर ये एक जगह से आने वाली लाइट को बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में से फैला देता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है,
नाम याद रखना, क्योंकि कभी कभार नाम चेंज करके पूछ लेता है कि एक अपसारी दर्पण है तो बताओ, एक अभिसारी दर्पण है तो बताओ, इसलिए इसके दोनों नाम है। चलो यहाँ पे मैं साथ में नाम भी लिख दे रहा हूं। ये तुम्हारा कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम अपसारी दर्पण है। वहीं पर अभिसारी दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। इसका मेन नाम अवतल दर्पण है और इसी को क्या बोला जाता है? अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? बहुत आसान है। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को कहने का मतलब ये हमारा हो गया दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब पोल तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? फोकस दूरी कहा जाता है। बस इतना सही, और कोई नई चीज नहीं है। फोकस की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। और एक चीज तुम्हें प्लस पॉइंट में बता दे रहा हूं, एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी दर्प मतलब कि चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में ही जिस तरफ केंद्र रहता है उसी साइड फोकस होता है। कहीं पे वो दूसरी साइड हमें नहीं होगा। जिस साइड केंद्र उसी साइड फोकस भी होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो, अब नेक्स्ट हमारा आता है दर्पण से या फिर गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। और भाई नियम क्या है? तुम्हें लग रहा होगा डेंजर डेंजर है सर, कुछ पढ़ाएंगे भैया, कुछ पढ़ाएंगे डेंजर सा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही हमारा आसान है। कहने का मतलब बस सरल भाषा में बोलूं तो लाइट कहां कहां से आएगी, मतलब हमें पता है लाइट अलग अलग एंगल से आ सकती है। तो किधर से आने के बाद, परावर्तन के बाद कहां से होकर चली जाएगी? यानी मान लो एक साइड से आई तो उसका परावर्तन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, कहीं और जा सकती है। तो कहां से होकर जाएगी, इसी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश परावर्तन के यानी गोली दर्पण से प्रकाश के प्रतिबिंब बनने के नियम कहा जाता है। तो चलो सबसे पहला पढ़ते हैं। ये हमारा पहला, इसमें कुछ ऐसा है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखो जब कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के ओ सॉरी, देखो जब कोई प्रकाश किरण क्या हो, ऐसे वक्रता केंद्र से आ रही हो, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में वापस चली जाती है। यानी कहने का मतलब अपने उल्टे पांव वापस चली जाती है। जैसे होता नहीं कि डर के मारा इंसान उल्टे पांव वापस चला जाता है कहीं से, तो वैसे इसको भी डर लग जाता है। समझ लो कि वक्रता केंद्र से आई तो जिस रास्ते से आएगी उल्टे पांव उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब इसमें क्या हो सकता है भाई? भाई यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा वक्रता केंद्र है वो शीशे के पीछे है। अब हम लाइट मार रहे हैं, कोई लेजर गन तो नहीं मार रहे हैं कि शीशे को छेदते हुए चली जाएगी, और शीशे को छेद के चली जाएगी तो परावर्तन कहां से होगा? तो इसीलिए क्या होगा, यहां पर हमें लगेगा कि जो लाइट है वो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और ये डैश डैश लाइन बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ बिल्कुल सीधे यहीं जा रही है। तो यहां पे बीच में शीशा पड़ा, शीशे से इसका परावर्तन होगा और ये जिस रास्ते से आई थी उल्टे पांव वहीं से वापस चली जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है, तुमसे बहुत प्यार से कहता है कि भाई ये पढ़ चुके हो तुम, ये क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। अभी फोकस वाली डेफिनेशन में ही पढ़ाया हूं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो कहां से जाती है? जल्दी से बताओ सभी लोग। परावर्तन के बाद वो हमारा फोकस से होकर चली जाती है। और वहीं पर इसमें तो क्या हो सकता है भाई? इसमें तो फोकस से जा ही नहीं सकती, शीशे के पीछे फोकस है तो वहां से शीशा चीर के थोड़ी जाएगी। तो उसके लिए क्या लगेगा कि हाँ ये फोकस से होती हुई आ रही है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो नियम होता है, ठीक हम इसी का उल्टा कर सकते हैं। देखो साइंस में क्या होता है, साइंस का कोई भी पार्ट ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी ले लो, उसमें क्या कर सकते हो तुम? एक चीज का उल्टा कह सकते हो। पता नहीं कितने साइंटिस्ट इस चीज का फायदा उठा के नोबेल प्राइज तक लेके बैठे हुए हैं कि फिजिक्स या फिर साइंस बोला जाए तो उसमें सिमेट्री होती है। कहने का मतलब कोई नियम को तुम अगर आगे से पढ़ते हो, ठीक, जैसे कहने का मतलब एक मैं तुम्हें बताता हूं कि जब कहीं पे किसी तार में करंट फ्लो होती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, यानी कि उसके चुंबकीय प्रभाव आ सकते हैं। और एक साइंटिस्ट ने दूसरा आगे बोल दिया कि चुंबकीय प्रभाव से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि देखा जाए अगर किसी चीज को आगे से पढ़ा गया तो एक नियम, पीछे से पढ़ा गया तो दूसरा नियम। उसी तरीके ये भी कि अगर प्रकाश किरण फोकस से आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, फोकस से जा रही, और वहीं पर अगर कोई प्रकाश किरण, जल्दी से बना के समझा देता हूं, कल थोड़ी बोर्ड एग्जाम, सारी चीजों को एकदम आराम आराम से डाइजेस्ट करो। देखो
वो तो मैं तुम्हें एनर्जी लाने के लिए थोड़ा सा जोर जोर से बोल रहा था। अच्छा, अब वैसे हम लोग काफी देर से पढ़ चुके हैं, तो अभी तक तुम्हारी एनर्जी तो डाउन नहीं हुई ना? अगर किसी की एनर्जी डाउन हो गई तो जाओ जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉफी पी के आओ, पानी से मुंह धुल के आओ जिसको नींद नींद आ रही हो, लेकिन हाँ एनर्जी डाउन नहीं होने देनी, एनर्जी अपनी एकदम फुल पे रखनी है, ठीक है बच्चों? जय हो। देखो क्या होता है कि हमारा जब कोई प्रकाश किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद वो फोकस से जाती है। अब उल्टा मैंने ये किया कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आ जाए, फोकस से आ जाए, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, वहीं पर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। और इस वाले में क्या होगा? इस वाले में होगा ऐसा, यहां पर इतना जान लो कि इस वाले दर्पण में सारी चीजें प्रतीत होंगी, लगेगा कि हाँ वहीं से जा रही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो हमारा दर्पण के पीछे रख दिया गया है ना। तो देखो यहां पर होगा कि लगेगा कि हम कोई लाइट जो है वो फोकस की तरफ मार रहे हैं, हमारी कोई लाइट जो है वो फोकस की तरफ जा रही, लेकिन परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो यहां पर तीर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तीर इधर से आई तो इधर से जा रही है, और वहीं पर अगर तुम तीर उल्टा बना दो तो नियम तुम्हारा क्या हो जाएगा? नियम ही बदल जाएगा। भले ही यहां पर चीजें सेम हो रही है कि फोकस से आ रही समांतर जा रही, समांतर आ रही तो फोकस से जा रही, लेकिन फिर भी चीजें डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हमेशा एरो बनाना कभी मत भूलना। अगर नंबर नहीं कटवाने तो बिल्कुल भी एरो बनाना मत भूलना कोई भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नियम। इसको देखो, नेक्स्ट है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम भी पढ़ चुके हो, तुम्हें मालूम है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी भी। तो यहां पर देखो कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यानी ध्रुव पर आके टकराती है, तो वो मुख्य अक्ष के साथ, ये मुख्य अक्ष हो गया, उसके साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बना के परावर्तित भी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर भी देखो, इसमें यहां पर प्रतीत होती कुछ नहीं होगा। अगर ध्रुव पर आई है तो जितना कोण बना के आई थी उतना कोण बना के चली जाएगी, यानी कि दोनों में ही अलग अलग बोलने की हमें जरूरत नहीं। यहां पर दोनों नियम क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। चलो अब आती है तुम्हारे डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कहने का मतलब है यहां से तुम्हारे डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसे बोला जाता है किरण आरेख। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? किरण आरेख। किरण आरेख में करेंगे हम ये कि हमें मालूम है शीशा है, गोलीय दर्पण है, भाई नॉर्मल शीशे में हमें मालूम है कि अगर बिल्कुल प्लेन मिरर है उसके सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वहीं पर जो गोलीय दर्पण होता है वहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर वस्तु कहीं और रखी होगी तो प्रतिबिंब किसी और तरीके का बनेगा, कुछ अलग शेप साइज का बनेगा। उसी के जानने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे वस्तु को रख के देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा किस प्रकार का बनेगा। तो चलो सबसे पहला यहां पे स्टार्ट करते, कुल मिला के यहां पर 6 स्थितियां होती हैं। देखो, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में कुल मिला के 6 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं टोटल? 6। और हर एक की एक इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि पहली वाली ज्यादा पूछेगा दूसरी वाली ज्यादा पूछेगा। और बहुत ही इजी है, अगर हल्का सा दिमाग खोल के बैठोगे, हल्का सा मेरे साथ कोऑपरेट करोगे समझने में, तो तुम्हें एक बार में समझ आएगा, दोबारा कभी देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं ऐसा समझाऊंगा भी, कभी तुम्हें कहीं और दोबारा किसी चीज पे कैसे भी सर्च करके या बुक भी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। पहली स्थिति क्या है? मैंने बताया कि वस्तु जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे, उसको हम अलग अलग जगह पे रख के देखेंगे। तो सबसे पहले कहां पर रखेंगे? जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम ये हो गया। पहली जो स्थिति है वो हमारा कौन सा? यदि वस्तु अनंत व जब हमारी जो वस्तु है वो कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात किरण आरेख बनाएंगे। ये ना सोचो कि ये लिखा है उसके बाद ये भी लिखा है, ये चीज बाद में लिखने वाली है, बाद में पढ़ने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक देखो, किरण आरेख बनाने के लिए एक गोला प्रकार, सभी लोग कॉपी ओपन करो भाई। अभी तक अगर लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से वेल डन। लेकिन जो बच्चे, अभी मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे होंगे, वो भी लोग अब कॉपी किताब खोल लो, ये अपने मेरे साथ बनाते चलो। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। गोला प्रकार ले लो, नहीं है चांदा ले लो, कड़ा ले लो, कुछ भी ले लो।
और एक स्केल ले लो बस। और हमेशा एक चीज और याद रखना कि पेंसिल से डायग्राम बनाना, कोई भी डायग्राम हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, भाई केमिस्ट्री में तो डायग्राम है नहीं तुम्हारे में, तो चाहे बायो का हो, लेकिन हाँ एक पार्ट है जिसमें होता है थोड़ा बहुत, कार्बन वाले चैप्टर में है। तो अगर कोई भी डायग्राम बना रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसको हमेशा कोशिश करना पेंसिल से बनाना, ताकि अगर तुम्हारी कहीं गलती हो इरेज करके सही कर लेना। ठीक है, तो एक अगर तुम गोला लिए हो, गोला प्रकार लिए हो, तो ऐसे आधा चांद जैसा गोला बनाओ सबसे पहले। अवतल दर्पण बन गया, एक साइड पॉलिश कर दो, तैयार हमारा अवतल दर्पण। अब इसमें सबसे पहले सारी चीजें लिखेंगे। ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अब वस्तु जो है वो इस अवतल दर्पण से कहां पे रखी है? अनंत पे रखी है। अनंत पे रखी है भाई, अनंत तो कुछ ऐसा होता है कि जो हमें पता ही नहीं, मैं कहां रख दूं इसमें? अनंत का मतलब मैं कहां रख दूं? मैं खुद कंफ्यूज हूं, मुझे खुद नहीं मालूम अनंत कहां है, तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछ लो, उन्हें नहीं मालूम अनंत क्या है। यानी कि जो चीज हमें नहीं मालूम होती वही तो अनंत होती है। अब मालूम ही नहीं तो कहां से रख दे भैया वस्तु? कहां रखें वस्तु जो है हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रख दें? तो उसके लिए हम यहाँ पे वस्तु जो है वो मान लेंगे कि बहुत बड़ी सी होगी या फिर कैसी भी होगी, वहां से लाइट आ रही होगी, और जब अनंत से प्रकाश किरण आती है, ठीक, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, और किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। यानी कि जो हमने अभी तक 3-4 नियम पढ़े इसके पहले, उसमें से कम 2 नियम लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। जब तक प्रकाश किरणें नहीं काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने पहली प्रकाश किरण भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से चली जाएगी? फोकस से, ऐसे फोकस से होकर निकल जाएगी। इसीलिए बोला स्केल का इस्तेमाल करो। जब तुम स्केल का इस्तेमाल करोगे तो हर एक चीज तुम्हारी बराबर बनेगी। और अगर गोला प्रकार का इस्तेमाल करोगे तो और ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि जब इसको ऐसे गोला प्रकार से रख के मारोगे, आधा मतलब चाप बनाओगे, तो यहाँ जहां पर तुम्हारा गोला प्रकार का वो पिन वाला हिस्सा रखा होगा वहीं पर सेंटर बना देना, क्योंकि सेंटर तो वही है ही ना। ठीक है, तो पहली प्रकाश की नाम मैंने बनाया, कम से कम 2 चाहिए, दूसरी भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और दोनों कहां पे काट रही है? फोकस पे। यानी कि जहां पर 2 प्रकाश किरण काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और अगर जो प्रकाश किरणें हैं वो सच में काट रही हैं, यानी कि एक दूसरे सच में मिल रहे हो, कभी कभार ये केस भी बनेगा कि जो किरणें हैं वो लग रहा होगा कि हाँ काट रही हैं, लेकिन सच में नहीं काटती। जैसे कभी कभार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाली तुम्हारा काट रही होगी, तो उस केस में तुम्हें लगता बस है, लेकिन सच में नहीं कटता। जैसे अभी अगर समझा भी दूं, तो प्रतिबिंब मैंने बताया 2 तरीके का होता है। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। इसमें किरणें सच में काटती हैं, इसमें काटती हुई लगती हैं। इसमें क्या लगता है? काटती हुई लगती हैं। अब जैसे मैं बता रहा था तुम लोग को कि कभी कभार आपकी वाली जैसे है, तो आपको लगता है कि हाँ हो सकता है वो मेरा काट रही है, लग रहा है, लेकिन कभी कभार वो डाउट गलत निकल जाता है। तो यानी कि आप आभासी रूप से सोच रहे हैं कि हाँ वो आपका काट रही है, उसने सच में नहीं काटा, ये सिर्फ आपने सोचा है, ये आपकी गलती है। लेकिन जब वो आपका सच में काटती है तो भाई वास्तव में कट चुका होता है, उसमें कोई सोचने की 2 राय वाली बात नहीं है, बेटा कट चुका, डाउट मत रखो। तो ऐसे ही समझो, देखो मैंने रहते रहते तुम्हें ट्रिक दे दिया कि जब सच में किरण काटती है, ओह माय गॉड, अब तो किरण का नाम भी आ गया और ज्यादा रिलेटेबल हो गया। जब किरण सच में काटती है तो हमारा वास्तव में वही कट जाता है, और वहीं पर जब किरण हमें लगता है कि काट रही होगी, तब हमारा सच में तो नहीं कटता, लेकिन आभासी रूप से कट चुका रहता है। ठीक है, तो होता हमारा यहाँ पे ये है कि अब डायग्राम पे आते हैं हमारा, कि यहाँ पर देख सकते हैं किरण जो है वो सच में काट रही है। तो जब जो 2 प्रकाश किरण सच में कहीं पर काटती है तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यहां पर देखो हमेशा 3 चीजें लिखी जाती हैं। जब कभी देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हम लिखेंगे केस हमारा कौन सा, उसका नाम क्या है, वस्तु
वस्तु जो है वो कहां पर रखी है। उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिसे हम किरण आरेख बोलते हैं, ये बनाएंगे। तीसरी जब ये बना लेंगे तो हम अब प्रतिबिंब का डाटा लिखेंगे, यानी कि जो हमारी इमेज बन रही उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहली चीज बताई जाती है आकार। क्या बताई जाती? आकार। दूसरा होता है स्थिति। चौथा होता है दूसरा होता है स्थिति और तीसरा होता है हमारा प्रकृति। सबसे पहला आकार ये होता है कि हमारा जो साइज है वो कैसा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो और स्थिति जो होता है, कहने का मतलब है सब कुछ प्रतिबिंब के बारे में, यानी प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, इस चीज को लिखा जाता है। और प्रकृति का मतलब यही कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, आभासी। और एक चीज और याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और वहीं पर जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और उल्टा सीधा कहने का मतलब सर ऊपर और पैर नीचे, कुछ इस तरीके का उल्टा होगा। ठीक है, तो प्रकृति में हमारा यही बताया जाता है कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक है या फिर आभासी है, और वास्तविक या आभासी के साथ सीधा उल्टा भी बताया जाता है। तो अब अगर इसमें देखो तो सबसे पहले अगर आकार लिखो तो आकार क्या होगा? अगर मैं तुम्हें सरल भाषा में बताऊं तो अनंत से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, क्योंकि कोई इंसान अनंत के बारे में सोच नहीं सकता, इसलिए तुम भी नहीं सोच पा रहे हो, बस हाँ लग रहा है भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन जब मैं वो सूरज वाला तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, तुम्हें याद है सूरज जो है, अगर तुम कोई गोली दर्पण से सूरज का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करो, ठीक, सूरज से प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करो, तो सूरज जो है उस गोली दर्पण से अनंत पे होगा। क्यों? क्योंकि जो उस गोली दर्पण की फोकस दूरी है, हमेशा कभी भी अगर एक्सपेरिमेंट करो या किसी भी चीज के लिए तुम्हें गोली दर्पण खरीदने को बोला जाए या खरीदना पड़े, मिल जाता है, कोई तुम्हारे लिए कोई दूसरे देश की चीज नहीं है। स्टेशनरी जाओगे कहीं पर जहाँ पे प्रैक्टिकल के सामान मिलते हो, वहां पर जाके मांगोगे तो गोली दर्पण रखा होता है। और जब गोली दर्पण तुम खरीदोगे तो वो फोकस दूरी में खरीदा जाता है, 15 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला, 20 सेंटीमीटर वाला, अपनी जरूरत के हिसाब से इंसान अपना अपना खरीदता है। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसकी जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वाली आ रही है। ठीक है, फोकस दूरी इस तरीके है। अब उसके मुकाबले जो सूरज की दूरी है वो पता नहीं कितने लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना। तो यानी कि दोनों का कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए क्या मान लिया जाता है, गोली दर्पण के मुकाबले जो वस्तु है हमारी वो अनंत पर है, यानी कि सूरज अनंत पर है। और सूरज का प्रतिबिंब बनाओगे तुम, सूरज जैसे मान मैग्नीफाइंग लेंस वाला भी बच्चे करते हैं कि टॉम एंड जेरी में दिखाता है कि मैग्नीफाइंग लेंस से आग लग जाती है, तो वो आग कैसे लगती है? क्यों? क्योंकि जो मैग्नीफाइंग लेंस है वो सूरज का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, एक जगह पर सारी लाइट को इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। अब कहीं पर छोटा सा सूरज बनाओगे तो उसकी गर्मी से आग नहीं लग जाएगी, तो वैसा ही यहां पर मान लो सूरज जैसा उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? बहुत छोटा, एकदम पॉइंट के बराबर, बिंदु के आकार का बनता है, यानी कि बहुत छोटा। और अगली जो स्थिति होती है हमारी, स्थिति जो होती है इसकी कहां पर होती है? कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब? कहां पे बन रहा है? फोकस पर। और वहीं पर अगर देखा जाए, इसकी प्रकृति की बात किया जाए, प्रकृति में बताया किस तरीके का, सच में काट रही है तो वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। सारी चीजें क्लियर कि नहीं क्लियर? सच सच बताना सब कुछ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वाला समझ आ गया होगा तो आगे का तो सच में बहुत ज्यादा आसान है। मैं सिर्फ इसी में से बता दूंगा, तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा। जैसे इसमें से भी देखो तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है, दूसरी भाई इसकी मर्जी, इसने यहां से भेज दी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, गई कहां से? फोकस से। दोनों कहां पे काट रही है? फोकस पे। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पर। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अगर स्थिति लिखी जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर लिखेगा। वैसे यही तीनों चीज मेन होती हैं, यही तीन चीज ही लिखी जाती है। प्रकृति में हमारा दोनों चीज साथ में लिख दी जाती है, स्थिति में कहां पर बन रहा है ये लिखा जाता है, और आकार में ये बताया जाता है कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या बराबर बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति जो है हमारी वो कुछ ऐसी है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब वो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे खसकाना चालू करेंगे। आगे खसकाएंगे कहने का मतलब अनंत पे था, बहुत ज्यादा दूर था, अब किसी एक फिक्स दूरी पर है। कहने का मतलब वक्रता केंद्र के पीछे कुछ रखा हुआ है, वक्रता केंद्र तक की दूरी हम तो हमें मालूम होगी ना, उसके कुछ दूरी पर ही रखा है। ठीक है, तो वहां पर जब रखा होता है तो सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे, बना कि नहीं बना सबका। अब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा तीर की तरह ही रखा जाता है क्योंकि आसान होता है। ठीक है, तो एक तीर की तरीके ऑब्जेक्ट रख दिया। पहली प्रकाश किरण हमेशा याद रख लो मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजनी है, और कुछ भी कहीं से भेजो, कोई और नियम यूज करो,
कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन पहला वाला नियम फिक्स कर दो कि पहली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजनी है। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और उसके अलावा इसको मैं क्लियर कर देता हूं, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश किरण मैंने वक्रता केंद्र से भेज दी, जो कि उल्टे पांव अपने रास्ते से वापस चली जाएगी। तो उसके अलावा अब परावर्तन के बाद जहां पर बस वो दो किरणें काटती हैं, जहां पर किरण काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। देख सकते हो यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर मैंने लाल से बिंदी बनाई वहीं पर प्रतिबिंब काट रहा है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो वहीं पर बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा। और कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में। और अगर इसके प्रकृति की बात की जाए, दो किरणें वास्तव में काट रही हैं, यानी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो यहां पे तुम साफ साफ देख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, यानी कि ठीक हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में मैंने बताया कि सब में अब क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे ले लिया जाएगा। अब उसके बाद कहां पे आएगा, अभी तक वक्रता केंद्र से कुछ पीछे रखा हुआ था, अब वक्रता केंद्र के ऊपर ही आ जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर रखी होगी तो बताया पहली लाइट रे हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से चली आई। अब दूसरी पिछली बार वक्रता केंद्र से भेजी, लेकिन इस बार तो वक्रता केंद्र के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसके नीचे थोड़ी लाइट भेजेंगे, कोई मतलब ही नहीं, शीशा नीचे थोड़ी रखा हुआ है। तो दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेज देते हैं, फोकस से भेज देते हैं। फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाती है, पैरेलल आने वाली फोकस से आ जाती है। तो ये पहली वाली आई, चलो मैं थोड़ा कलर अलग कर देता, ये पहली वाली थी जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, फोकस से चली गई। ये हरी वाली दूसरी है जो फोकस से आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दोनों कहां पे काट रही हैं, यहां पे काट रही हैं, यानी प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बनेगा। अब देख सकते हो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बन रहा है। और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, किरणें सच में काट रही हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। और मैंने तुम्हें वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक और चीज बताई थी, याद करो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा शीशे के आगे साइड बनता है, शीशे के बाहर बनता है। देखो ना, इधर ही ना बन रहा है, शीशे के पीछे बनता हो तुम्हारा इधर जाता, लेकिन इधर इधर मतलब कि कहने का मतलब शीशे को उधर जाता, लेकिन उधर थोड़ी गया, सारे प्रतिबिंब इधर ही बन रहे हैं अभी तक, यानी कि सारे प्रतिबिंब हमारे वास्तविक हैं। अब देखते हैं क्या क्या लिखा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। और उसके बाद प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा होता ही होता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारा चौथा केस। चौथा केस क्या है कि जब जो वस्तु है वो हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, एक एक स्टेप आगे लेते जाओ बस। अब अभी तक वक्रता केंद्र पे था, एक नंबर आगे आएगा, कहां पे आ जाएगा, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। पहली प्रकाश किरण बता दिया कॉमन है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से आ गई। अब उसके बाद अगली जो प्रकाश किरण है उसको मैंने वक्रता केंद्र से भेज दिया, मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ वो वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधे सीधे आ रही होगी। या फिर इसको मैं तुम्हें और आसान से बताना सिखाऊं तो ये तुम्हारा अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। वस्तु कहाँ रखी, इसके बीच में। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद फोकस से चली जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है उसको भाई तुम्हारी मर्जी, तुम फोकस से ना भेज दो, फोकस से भेज दो, फोकस से भेज दोगे परावर्तन हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो अगर और बिल्कुल, मैं इसीलिए बोला ना स्केल का उपयोग करो, इस डायग्राम में हमेशा स्केल का उपयोग करना, साथ ही साथ पेंसिल का। ये नहीं हीरो बनने के लिए कि हाँ हम तो एक बार बना लेंगे, हम तो हीरो हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं, लियोनार्डो दा विंची हम ही से सीख के गया था, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। पेंसिल से बनाना है कि हम एक बार बिल्कुल सही नहीं बना सकते। ठीक है, देख सकते हो मेरे से भी गलती हो गई, मुझे भी 2 बार बनाना पड़ा। हाँ,
तो देख सकते हो पहली प्रकाश किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, परावर्तन के बाद कहां चली गई, फोकस से। अगली फोकस से ही भेज दो ना, फोकस से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो दोनों कहां पे काटेंगे, यहां पे। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से कुछ पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र से क्या बनेगा, पीछे बनेगा। और कैसा है, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब जो है इस बार कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और किरणें सच में काट रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। और देख सकते हैं उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, और बन भी रहा है। यानी कि क्या प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, या प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यानी कि हम देख सकते हैं भाई अनंत या वक्रता केंद्र के बीच में, या तो बोलो वक्रता केंद्र के पार या परे बनेगा। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई भी हमारा गलत नहीं है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा पांचवी कंडीशन, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में ये होता है कि जब वस्तु हमारी कहां पर हो, इस बार फोकस पर ही आके बैठ जाएगी वस्तु हमारी, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, तो अगले स्टेप में फोकस पे जाएगी। पहली प्रकाश किरण, इसको भी मैं अलग से ही बना के दिखाऊंगा तुम्हें, देखो, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना वो थोड़े टफ होते हैं, मतलब कि पहले वाले जो है वो आसान है, पहली समांतर भेजो दूसरी फोकस से भेजो, काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे लगेगा कि भैया ये यहाँ से यहाँ कौन सा वक्रता केंद्र है जो चली गई, फिर वक्रता केंद्र से, ये तो बाद में गई ना वक्रता केंद्र से, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको हमेशा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मैं हमेशा इसको अपने अलग तरीके से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब यहाँ पर जो वस्तु है वो फोकस पर रखी हुई है, पहली प्रकाश किरण मैंने भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां जाएगी, फोकस से। यानी कि अब वस्तु के कदमों को चूमते हुए निकल जाएगी, कामयाबी है, कदम चूमते हुए निकल गई, पता नहीं हमारी तुम्हारी कब आएगी। लगता है कामयाबी मेरे कदम चूमने आई थी, लेकिन मैंने मोजे नहीं बदले थे, गंदे मोजे सूंघ के भाग गई। तुम लोग ऐसी गलती नहीं करना। देखो फोकस पे रखा है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसके कदमों को चूमते हुए इसकी कामयाबी चली गई। अब उसके बाद दूसरा फिर से ध्रुव से भेजो, जितना कोण बनाते हुए आएगी उतने ही कोण पे चली भी जाएगी। अब जरा ध्यान से अगर इसको बराबर स्केल से बनाओगे या बराबर बना के देखोगे तो पता ये चलेगा कि ये दोनों जो किरणें हैं वो बराबर में चल रही, भाई पटरी बना रही हैं। अब ये कहां से काटेंगे, कोई दो समांतर प्रकाश किरणें भाई पैरेलल हो गई है। पैरेलल की जो लाइट होती है वो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अनंत पर काट रही होंगी, यानी कि बहुत दूर जहां पर भी हमें नहीं मालूम होगा वहां पर जाके काट रहे होंगे, लेकिन काट तो रही है ना, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कहां पर, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसका प्रतिबिंब ऐसे नहीं दिखा सकते, डायग्राम बस इतना ही बना के खत्म कर दिया जाता है। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि जब अनंत पर बनेगा तो खूब ऐसे लंबी सी लाइन खींच जाएगी, देखोगे ना ये तो यहां नहीं मिल रहा, अनंत पता नहीं कहां जाएगा, खूब लंबी सी लाइन बनेगी, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता भाई, बनेगा तो इधर ही ना, शीशे के आगे, शीशे के आगे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वो हम जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारे छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति में कहता यह है कि जो हमारी वस्तु है इस बार वो फोकस और ध्रुव के बीच में आ गई। और ये लास्ट केस क्यों है, क्यों, अब शीशे के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगी वस्तु, यही ना आखिरी होगा। तो अब जो वस्तु है हमारी वो फोकस और ध्रुव के बीच में है। चलो इसका डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। ये बना हमारा अवतल दर्पण, इसका नाम कमेंट में बताएंगे, इसका भी नाम कमेंट में बताएंगे सबके साइन के साथ। ठीक है, वस्तु जो है वो यहां पर रखी होगी ध्रुव और फोकस के बीच में। पहली प्रकाश किरण बताया ना, हर बार सेम, फोकस से जाए, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद कहां जाना चाहिए, फोकस से। लेकिन वस्तु को काटते चीरते थोड़ी निकल जाएगी, तो थोड़ी है, आग का कोई गोला थोड़ी है उसको चीर के निकल जाएगा, है तो लाइट ही, टकरा के रुक जाएगी। लेकिन हाँ अगर ये नहीं होता तो यहां पर काटती, लेकिन काटती नहीं, यहां से होके जाती, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी, मान लिया कि ऐसे चली जाती। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव पे भेज दिया, जितने कोण पे आई थी उतने ही कोण पे चली जाए कि अब देख सकते हैं कि ये तो आगे जाके फैल रही, पिछली वाली तो फिर भी ठीक थी, बराबर जा रही थी, लेकिन ये तो फैल जा रही, भाई गुस्सा आ गई, गुस्सा ही नहीं है, लेकिन जैसे कहने का मतलब कि एक दोस्त, दो दोस्त एक जगह से खड़े होकर एक इधर निकला एक इधर निकला,
अब ये अगर एक उत्तर निकला है एक दक्षिण निकला है तो आगे जाके तो मिलने से रहे, लेकिन पीछे तो एक जगह से स्टार्ट किए होंगे ना, तो वैसा ही समझो कि आगे तो जाके ये मिलने से रही, लेकिन हाँ कोई एक ऐसा पॉइंट होगा पीछे की अगर इन्हें मिला दिया जाए तो हाँ यहां पर ये मिल रही होंगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, यानी कि यहां पर क्या हो गया, हमारा लग रहा होगा कि मिल रही, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा आभासी रूप से मिल रही है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब है हमारा वो कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा। और कहां बनेगा, शीशे के पीछे बनेगा, शीशे के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा हो सकता है, देख भी सकते हो ये सीधा रखा है, प्रतिबिंब भी सीधा ही बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या पहले एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं यही सोच ही रहा हूँ, इस प्रतिबिंब तुम्हारे लिए थोड़ा साफ साफ बनाया, तो वो थोड़ा गंदा हो गया, तो बना दूंगा, इसका तुरंत रोक के स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना लेना। ये लाइन हमेशा डैश डैश रहेगी, क्यों, क्योंकि ये कोई लाइट रे सच की नहीं है, ये हम अपने से पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ये हो गया इसका सही सही डायग्राम। अगर इसके बारे में देखा जाए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, देख सकते हैं बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा, भाई सीधा है, और पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण के पीछे बनेगा, देख सकते हैं जो इसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी कि जो प्रतिबिंब हमारा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अवतल दर्पण की स्थिति है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इसके कुछ उपयोग जान लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है, टॉर्च में, सर्च लाइट, यानी कि जो पुलिस लोग नहीं लिए थे ढूंढने वाली, वो वाहन के अग्रदीप में, वाहन का अग्रदीप क्या मतलब कि जो फ्रंट लाइट होती है हमारी, हेडलाइट जिसे हम बोलते हैं, उसमें किया जाता है। देखे होगे भाई, भैया सोच रहे होगे कि भैया कहाँ से, उसमें उसमें तो लेंस लगा होता है, यानी कि अगर उसमें शीशा लगा देंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब तुम देखे होगे हेडलाइट में साइड में, मतलब कि उसका जो किनारा रहता है उसमें गोल गोल कुछ लगा रहता है, बिल्कुल चमकदार, हेडलाइट जो पूरी होती है उसके अंदर एक चमकदार ऐसा गोल सा सरफेस रहता है, बीच में लाइट लगी होती है, तो वो जो चमकदार गोल सा शेप रहता है वो कौन सा रहता है, अवतल दर्पण ही रहता है, जिसके कारण वो आने वाली लाइट को एकदम सीधा सीधा बराबर फैला के एक लार्ज एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले और देखते हैं इसका जो उपयोग है वो क्या होता है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, इसलिए शेविंग मिरर, जैसे कि कोई इंसान अपने शेव करता है तो उसे बहुत बारीकी से शेव करना पड़ता है, तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वो अपने सारी चीजों को, यानी कि एक एक कट, एक एक दाढ़ी को बराबर देख के सेट कर सके। दूसरा उपयोग इसको डेंटिस्ट लोग करते हैं, डेंटिस्ट के पास गए होगे तो वो एडो मुंह में ऐसे चम्मच जैसा कुछ लगा देखता रहता है, तो वो क्या रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है, जिससे वो तुम्हारे दांत, भाई अंदर तो वो देख नहीं सकता, लेकिन जब वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है तो बड़ी, मतलब कि जो तुम्हारे छोटे छोटे दांत मसूड़े हैं उनको वो थोड़ा मैग्नीफाई करके, यानी कि बड़े रूप में देखता है। ठीक है, दो उपयोग हर एक दर्पण के, या लेंस हो कुछ भी हो, बहुत है, क्योंकि दो से ज्यादा हमारा नहीं पूछता है। बाकी एक बार पढ़ सारे लेने हैं। अब उसके बाद आता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। देखो बच्चों, अगला आता है हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है इसमें सिर्फ दो स्थितियां होती हैं और कुछ भी नहीं होता। दो स्थितियां अच्छे से जान लीजिए। देखो बताता भी हूं तुम्हें आगे चलकर कि दो स्थितियां ही क्यों, भाई इतना भेदभाव क्यों, पहला 6 दूसरा था 2, क्यों इतना भेदभाव है, तो दोनों ही गोलीय दर्पण क्यों किया गया, बताता हूं। देखो सबसे पहले पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो। अब ये भेदभाव इसलिए क्योंकि देखोगे पिछली बार जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे, पिछली बार जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे वो कैसे रख रहे थे, ध्रुव पर रख रहे थे, ध्रुव पर नहीं, ध्रुव पे कहां रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, लेकिन भाई इसने तो खुद ही गद्दारी कर ली, सारी की सारी चीजें दर्पण के पीछे भेज दी, तो अब पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखने कोई मतलब है नहीं है। यानी पहले स्थिति बनेगी अनंत पे बहुत दूर हो, दूसरी बनेगी अनंत और ध्रुव के बीच में, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है हमारे पास,
वस्तु रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए, कहीं भी रखेंगे तो क्या बताएंगे, यही होगा कि अनंत और ध्रुव के बीच में। तो इसीलिए सिर्फ दो स्थितियां बनती है। सबसे पहला पढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत पे हो। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब यहाँ पर इसका नेचर ये होता है कि ये जो एरो इसमें देखना, इसमें गलत बना है, ये जो होता है ये सारी आने वाली लाइट को क्या कर देता है, बाहर की तरफ फैला देता है। लेकिन जब इन्हें पीछे किया जाता है तो ये कहाँ पर इकट्ठा होती हुई लगती है, फोकस पे इकट्ठा होती हुई लगती है। यानी कि यहाँ पर लग रही है, आगे तो मिलने का कोई चांस नहीं। फिर एक तो इधर निकल गया, दूसरा भी इधर निकल गया, कोई मिलने का चांस है नहीं है। लेकिन पीछे मिलने का चांस है, मैंने जबरदस्ती मिला दिया, ठीक है, दो बिछड़ों को मिला दिया, मुझे पुण्य मिलेगा। अब देखो, तो जब पीछे मिलेगी फोकस पे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ये और प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देख सकते, बताया है कि भाई बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। अनंत पे रखी हुई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, उसके मुकाबले जो प्रतिबिंब है वो बहुत बिंदी बराबर बनेगा। अब उसके बाद प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि पीछे बन रहा है ना, छोटा है तो हमें कैसे मालूम होगा उल्टा बन रहा सीधा बन रहा। लेकिन हमें यह तो मालूम है ना कि दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो वही वस्तु का जो प्रतिबिंब वो सीधा और आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण के पीछे बनेगी, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। इस बात को ऐड कर लो, दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला है हमारा दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। बस ध्रुव बोले या दर्पण के बीच में, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली प्रकाश किरण इसमें भी सेम मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। परावर्तन के बाद लगेगा कि हाँ फोकस से आ रही है, लेकिन इससे बाहर की तरफ फैल जाए कि दूसरी प्रकाश किरण मैंने वक्रता केंद्र की तरफ मारी। ठीक, पहली जो लाइट रे है, मैं दूसरी जो लाइट रे लगेगा कि मैं किधर की तरफ भेज रहा हूं, वक्रता केंद्र की तरफ भेज रहा हूं। लेकिन वक्रता भाई शीशे को चीरते हुए नहीं जाएगी, लगेगा कि हाँ वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद उल्टे पांव वापस चली आएगी। ठीक, तो अब देखा जाए तो ये एट इधर गई, एट इधर गई, पीछे भी आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। फिर मैं जबरदस्ती करूंगा, हर जगह जबरदस्ती करना गलत होता है वैसे, लेकिन मैं यहां पर फिर भी करूंगा। तो यहां पर जब इनको पीछे किया गया तो वो देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे तो एक जगह थी जहां पर ये दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, लग रहा है कि हाँ काट रही होगी, तो उस जगह पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम लिखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा, देख सकते हो। और वहीं पर प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। अब देख सकते हो सीधा बन रहा है, और आभासी तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता ही है ना, वो तो हो रहा है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे तो बन ही रहा है, तभी तो आभासी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने वाले थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक की प्रैक्टिस हर एक इंसान को कम से कम 5 बार करनी है, उससे कम नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब उसके बाद है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग जो है सामान्यतः वाहन के पास, यानी कि वही बताया था बैक व्यू मिरर जो होता है उसमें किया जाता है, ताकि हम पीछे की चीजों को देख सकें। ये एक बड़ा एरिया कवर करता है, यानी कि भाई हमें देखना है तो थोड़ा बहुत, एक कार थोड़ी देखेंगे एक कार आ रही, हम देखेंगे लगभग पीछे रोड पे कितने ही लोग हैं। तो यानी कि एक लार्ज एरिया कवर करने वाला मिरर हमें चाहिए रहता है, जो कि कौन कर पाता है, ये हमारा उत्तल दर्पण कर पाता है। और उसके बाद ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं, इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, ये तो जानते ही भाई बैक व्यू मिरर में लगा होता है। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, टेलीस्कोप बनाने में भी किया जाता है। ठीक, दो उपयोग हो गए हमारा, एक बैक व्यू मिरर वाला और एक हमारा क्या होगा, टेलीस्कोप वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अब देखो अब आया भाई फिजिक्स का पहला फॉर्मूला। तुम्हें लग रहा हो भाई बिना फॉर्मूले कौन सी फिजिक्स पढ़ा दिए भैया जी, तो ऐसा नहीं है। यहां पर बस आसानी ये है कि पूरे चैप्टर में कुल मिला के बस 3 फॉर्मूले हैं, ठीक, और इन्हीं तीनों से मिला के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है जिसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर, भाई आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर क्या क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी को u से लिखते हैं, और वहीं पर बिंब माने वस्तु ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं उसकी दूरी को u से लिखते हैं। और उसके अलावा फोकस दूरी को लिखा जाता है f से, ये तो जानते ही होंगे। ये तीनों चीज तुम्हें बता दी कि ये होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये होता है वस्तु की दूरी, ये होता है फोकस दूरी। तीनों का जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, वो हमारा कुछ इस तरीके होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला
इसी का इस्तेमाल करके आगे आने वाले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आ रहे हो, चाहे वो हमारा डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है, लेकिन यही फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होने वाला है सबसे ज्यादा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। होता यह है कि देखो, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। 1/2 या 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है आधा, यानी कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के ठीक आधी होती है। इस बात को याद रखना। अब इसी को चेंज करोगे तो ये इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 2f। यही दोनों फॉर्मूले ऊपर भी लिखे हुए हैं, r बराबर हाँ, r बराबर 2f और f इज इक्वल टू r/2, यही दोनों फॉर्मूले सही होते हैं। इसका मल्टीपल चॉइस पूछ लेता है कभी कभार कि बताइए कि r तथा f में क्या संबंध होता है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। और सही वाले यही दोनों हैं, ये दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को बस इंटरचेंज किया गया है और कुछ भी अलग नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो वही सही है, उसी को टिक लगा के आइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं। सरल भाषा में बोलूं तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो हमारी इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। मैंने बताया कभी कभार बराबर बनती, कभी बड़ी बनती, कभी छोटी बनती है। तो वही कहने का मतलब है वस्तु के मुकाबले कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, रेखीय आवर्धन का। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई एच आई का मतलब है हमारा क्या, देख सकते हो, एच आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, एच ओ का मतलब है वस्तु की लंबाई। अब अगर इससे फॉर्मूला बनाया तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, और इसके अलावा साथ एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि एक ही चीज के दो फॉर्मूले, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। यही 3 फॉर्मूले हैं बस हमारे इस चैप्टर के, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा दर्पण की चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी क्या होता है, चिन्ह परपाटी होता कुछ इस तरीके है कि कोई भी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें ये जो वस्तु होती है, जब प्रतिबिंब होते हैं या फोकस दूरी होती है, सबको साइन के साथ लिया जाता है। क्या किया जाता है, साइन के साथ लिया जाता है। तो अब ये जो साइन होता है वो कैसे लिया जाता है, इस चीज को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चिन्ह परपाटी। अब ये जो चिन्ह परपाटी है वो हमारा कुछ वही होता है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक, तो सारी चीजें प्लस, उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस, ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें की जाती हैं। और अब देख सकते हो अगर कोई भी दूरी जो है वो उल्टे हाथ की तरफ आ रही होगी, हमेशा दर्पण कुछ ऐसे रखेंगे कि जो इसका जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन होता है 0.0 वाला, 0,0 वाला, वो हमेशा इसके ध्रुव पे आए, यानी कि चाहे जैसे रखें ध्रुव कहाँ पर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कुछ चिन्ह परपाटी इस तरीके होता है। अब अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड जा रही है तो उसकी दूरी माइनस लेंगे, और वहीं पर अगर कोई चीज राइट साइड आ रही है तो उसकी दूरी को इसमें लेंगे, प्लस में लेंगे। और अगर कोई चीज नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर जा रही होगी तो प्लस लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि जैसे देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परपाटी जो होती है वो फिक्स होती है, और तुम्हारे लिए मैंने उसको भी आसान बना दिया है, देख सकते हो। यहां पर हमारा जो अवतल दर्पण है उसके लिए क्या होगा, वस्तु की दूरी जो होती है, एक बात याद रखना कि जो वस्तु की दूरी है यही इकलौती ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, ये हमेशा माइनस में ही होती, कुछ भी प्लस हो कुछ भी माइनस हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है यानी माइनस में। और वहीं पर फोकस दूरी जो होती है, अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है, अगर देखा जाए तो ये हमारा चिन्ह परपाटी यहां पर रखेगा ध्रुव, इसका इधर की तरफ बनेगा। अब वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी, और इसका जो गोला किधर कंप्लीट होगा, इधर, यानी फोकस भी हमारा
इधर ही कंप्लीट होगा। जब फोकस इधर, तो फोकस दूरी भी किधर की तरफ आएगी, माइनस की तरफ ही आएगी, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। और प्रतिबिंब जो होता है वो तो स्थिति के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो इधर बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो इधर बनेगा। यानी कहने का मतलब, अगर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा होगा तो हमारी जो यदि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा होगा तो जो हम वस्तु की दूरी लेंगे वो होगी माइनस में। और वहीं पर अगर क्या नाम है, सीधा बन रहा होगा, हाँ, अगर यहाँ पर देख सकते हो ये तुम्हारा वास्तविक वाला लिखा हुआ, अगर आभासी बन रहा है, ठीक, आभासी प्रतिबिंब है, तो जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किस में हो जाएगी, वो प्लस में ली जाएगी। आभासी होगा तो माइनस, और वहीं पर अगर हमारा एक मिनट देखो, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसकी जो दूरी होगी वो हमेशा माइनस में ली जाएगी, और वहीं पर अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी जो हमारी दूरी होगी वो किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, ये चीज फिक्स है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, और फोकस दूरी को हमेशा किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हमेशा प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों ही केस में जो होता है हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा पीछे की साइड बनता है, यानी कि वो हमेशा प्लस में ही जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई झाम ताम ही हमारा नहीं है कि प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। ठीक है, हाँ, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करने का सभी लोग प्रयास करेंगे। इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, इसका सॉल्यूशन, आंसर, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफी लॉन्ग हो चुकी है, और आज हमने एक इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट, प्रकाश का परावर्तन, कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसा समझो कि तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करना तुम्हारा काम है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया है उसको भी सॉल्व करने का ट्राई सभी लोगों को करना है, छोड़ेगा कोई भी नहीं। और एक काम और, कि सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस चैप्टर में जितने भी उनके डाउट्स रह गए हों, जो भी उनका चैप्टर छूट गया हो, उनको ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उनका भी पीछे ना छूट जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी डाउट रह गए हों या फिर जो पार्ट भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी आपके मन में हो, वो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। काफी लंबा रिकॉर्ड किया सर आज।